वेलकम टू मैथमेटिक वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। इको लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इको लोकेशन, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? देखिए, करेक्ट आंसर है पानी की गहराई मापने में। पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई ये झील है या समुद्र है, जिसमें आपका क्या किया जाता है, यहाँ से ध्वनि को क्या किया जाता है, समुद्र तल में या नदी की झील में गहराई में क्या किया जाता है, प्रेषित किया जाता है, भेजा जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, ध्वनि जो है तल से टकराने के बाद कैसी होती है, वापस आती है, जिससे पानी की गहराई को मापा जाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा आपका पानी की गहराई को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बात करें, चमगादड़, व्हेल, डॉल्फिन, चुकंदर, ये कुछ नाम है ऐसे जो इनका प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं? इको लोकेशन का प्रयोग करते हैं, अपने रास्ते को जानने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन यहाँ से बताना है परमाणु के बारे में सही नहीं है। तो फर्स्ट है आपका, परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। तो करेक्ट है, परमाणु कैसे होते हैं? आकार में बहुत छोटे होते हैं। परमाणु का आकार मापने के लिए जो मात्रक यूज किया जाता है वो क्या होता है आपका? फर्मी होता है। जो कितना होता है आपका? 1 मीटर में 10 की घाती कितने फर्मी होते हैं? लगभग 15 फर्मी की इकाई का होता है। अर्थात यहाँ से देखा जाए तो परमाणु कैसे होते हैं आपके? बहुत छोटे होते हैं। कि ये करेक्ट बात है। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये बात सही है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, तो ये कथन आपका गलत है। दो तत्वों के परमाणु आपके समान नहीं होते हैं। जैसे हमने ले लिया, एक तत्व कैल्शियम है, दूसरा आपका हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखें, दोनों तत्वों के जो परमाणु होंगे वो समान नहीं होंगे। वो कैसे होंगे आपके? अलग अलग होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं लेकिन नहीं होते हैं। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। तो देखिए, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने के बावजूद भी किसी तत्व के परमाणुओं में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो ये भी आपका कथन कैसा है? सही है। लेकिन जो उन्होंने पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलने के लिए लगने वाला आवश्यक बल क्या होगा? मतलब किसी वृत्तीय मार्ग पर चलने के लिए, ये वृत्तीय मार्ग है, इस पर चलने के लिए जो आवश्यक बल होगा वह बल क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, वह बल जो होगा वो क्या होगा आपका? अभिकेंद्रीय बल होगा। क्या होगा आपका? अभिकेंद्रीय बल होगा। किसी वृत्तीय मार्ग पर चलने के लिए जो गतिशील वस्तु है उसके लिए जो बल कार्य करता है वो कौन सा होता है आपका? अभिकेंद्रीय बल होता है, जिसका फॉर्मूला होता है F बराबर m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। जहाँ m क्या होता है आपका? गतिमान वस्तु का द्रव्यमान, v क्या होता है? वेग, और r क्या होता है? त्रिज्या होती है। किस चीज़ की त्रिज्या होती है? तो जो गति जिस पर वस्तु गति कर रही है वो मार्ग की जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या यहाँ पे यूज की जाती है। तो इस प्रकार से ये अभिकेंद्रीय बल जो है आपका करेक्ट आंसर है। इसके विपरीत एक दूसरा बल भी कार्य करता है, जो केंद्र से जो वस्तु है उसको दूर भेजने की प्रवृत्ति रखता है। जो दूर भेजने की प्रवृत्ति रखता है, एक आभासी बल है, इसका आभास होता है, एक आभासी बल होता है, ये आभास होता है इसका, उसे क्या बोलते हैं आपका? अपकेंद्री बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपकेंद्री बल। तो आपका करेक्ट आंसर है अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, उस तत्व का नाम क्या है? तो देखिए, यहाँ से सारे तत्वों के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ से मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है आपका? 12 होता है। इसका विन्यास लिखा जाए तो 2 8 2। अंतिम कोश में जो संयोजी कोश है उसमें कितने आ रहे हैं आपके? 2 आ रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए यहाँ से 2 8 5, ये करेक्ट नहीं है। क्लोरीन, तो क्लोरीन का देखिए परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। तो इसका परमाणु विन्यास लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो 2 8 और 7, ये भी आपका करेक्ट नहीं है। फास्फोरस, तो फास्फोरस का होता है 15, जो कि होगा 2 8 5, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो फास्फोरस यहाँ पे क्या होता है? करेक्ट आंसर है। इसके अलावा सल्फर भी है, गंधक जिसे हम बोलते हैं, तो उसका कितना होता है आपका? 16, जिसको लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? 2 8 6, ये भी आपका करेक्ट नहीं, हमें चाहिए था 2 8 5, तो वो होगा आपका क्या? फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? तो देखिए, यहाँ पे सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि आपका यहाँ पे विस्थापन। विस्थापन क्या होता है आपका? सदिश राशि है। विस्थापन आपकी सदिश राशि है। विस्थापन होता क्या है? तो विस्थापन होता है किसी गतिमान वस्तु का प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति, प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति के बीच की जो दूरी होती है, जो लंबाई होती है, उसे क्या बोला जाता है आपका? विस्थापन बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? विस्थापन बोला जाता है। विस्थापन आपका 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। मतलब ऋणात्मक, धनात्मक और 0 तीनों हो सकते हैं। तो यहाँ से करेक्ट आंसर है आपका विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान
क्या कहलाता है? तो देखिए सबसे पहले बेग समय ग्राफ के लिए हम एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं, ये रहा आपका बेग, ये एक्स अक्ष पे आपका बेग रहा, वाई अक्ष पे आपका क्या ले लेते हैं, यहाँ पे समय ले लेते हैं, वाई अक्ष पे समय ले लेते हैं। अब यहाँ पे कोई भी एक सारणी बना लेते हैं, एक अनुमानित सारणी बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ समय है, टी ले लेते हैं, यहाँ पे समय है और यहाँ पे मतलब सेकंड में दिया हुआ है, और यहाँ पे बेग है जो कि आपका मीटर प्रति सेकंड में रहेगा, ये बेग हो गया। तो यहाँ देखें आप कि प्रथम फर्स्ट सेकंड में बेग मान लेते कितना है आपका 5, द्वितीय सेकंड में कितना हो जाएगा आपका 6, तृतीय सेकंड में कितना हो जाए 7, मतलब ये बढ़ रहा है। मतलब प्रथम सेकंड में आपका यहाँ पे बेग रहा है कितना आपका 5, द्वितीय सेकंड में कितना हो जाएगा 6, तृतीय सेकंड में क्या हो जाएगा आपका 7। मतलब इसी क्रम में यदि ये बढ़ता रहता है, किसी क्रम कोई सा भी हो बढ़ने का, लेकिन यहाँ देखते हैं कि समय परिवर्तन के साथ गति जो है बढ़ रही है, बेग जो है बढ़ रहा है। समय परिवर्तन के साथ जैसे ही समय बढ़ता है उसके साथ साथ बेग भी बढ़ रहा है, और बेग परिवर्तन की समय दर को ही क्या बोला जाता है आपका त्वरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्वरण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका त्वरण। त्वरण आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम के दहन के परिणाम स्वरूप किसके ऑक्साइड के रूप में होता है? मतलब इनका परिवर्तन जो होता है, पेट्रोलियम और कोयले को जब दहन कराते हैं तो किसके ऑक्साइड के रूप में ये परिवर्तित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस का करेक्ट आंसर है। इसमें देखिए आपका नाइट्रोजन भी बनता है, फास्फोरस भी बनता है, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी आपके क्या होते हैं यहाँ पे निर्मित होते हैं। तो यहाँ से देखा जाए कोयला और पेट्रोलियम के दहन के परिणाम से किसके ऑक्साइड बनते हैं? तो वो होते हैं आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन और फास्फोरस। क्वेश्चन है, कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। कोई पिंड है आपका जो मुक्त रूप से गिर रहा है, तो कब कहा जाएगा ऐसा? जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। देखिए केवल गुरुत्व बल कार्य कर रहा है, गुरुत्व बल कार्य कर रहा है मतलब F जो है वो काम कर रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई घर्षण नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो पिंड है आपका वो मुक्त अवस्था में गिरेगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से यही आपका कि जब उस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। जब इसका भार दुगना कर दिया, देखिए अब भार दुगना करेंगे, m/g जी होता है जो भार होता है आपका W, इसको यदि बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ से इसकी गति मतलब गिरने का जो वेग है वो बढ़ जाएगा। मुक्त अवस्था कहलाए या ना कहलाए इससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, लेकिन इसका वेग जो है बढ़ जाएगा। जब इसका द्रव्यमान अत्यधिक कम हो, द्रव्यमान यदि बहुत कम है तब क्या होगा आपका? द्रव्यमान यदि आपका कम है, जी का मल्टीप्लाई करेंगे तो W भी आपका जो भार भी है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। भार कम है या अधिक है, इससे मुक्त अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब यह अत्यधिक ऊंचाई से गिरे, अत्यधिक ऊंचाई से गिरेगा तो इसका वेग फिर से वही स्थिति हो जाएगी कि वेग कैसा हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। वेग क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। ये मुक्त अवस्था से गिर रहा है या नहीं गिर रहा है इसके बारे में कोई जानकारी यहाँ से प्राप्त नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे तब ये मुक्त रूप कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषम परमाणुक अणु नहीं है? विषम परमाणुक मतलब विषम मतलब क्या हुआ? भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर नहीं बना है। तो आपको देखिए यहाँ से जो सूत्र दिए हैं इन्हीं से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन आपका कैसा है समपरमाणुक है, कौन आपका विषम परमाणुक है। CO2 मतलब यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, दो परमाणु यहाँ यूज किए गए हैं, मतलब ये कैसा है आपका? विषम है। यहाँ P4 मतलब फास्फोरस केवल P है, ओनली एक ही परमाणु है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यही जो है सम परमाणुक है, विषम परमाणुक नहीं है। CH4 इसमें C भी है और H भी है, दो प्रकार के परमाणु हैं, तो इसमें भी ये कैसा हो रहा है आपका? विषम परमाणुक। NH3 इसमें N भी है और H भी है, तो ये भी कैसा हो जाएगा आपका? विषम परमाणुक। यदि हम बात करते हैं Cl की, तो यहाँ C और L अलग नहीं है, क्लोरीन के लिए ही Cl बोला जाता है, मतलब ये भी कैसा रहेगा आपका? सम परमाणुक रहेगा, विषम परमाणुक नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर है आपका P4। किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसके बारे में बात करें कि इनके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात वो आंसर है आपका हैलोजन। हैलोजन ऐसे होते हैं जिनके अंतिम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें आपकी कुछ तत्वों को रखा गया है, जिनमें से कौन कौन है आपका? सबसे पहले फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। इसका विन्यास लिखेंगे तो कितना आएगा? 2,7। देखिए अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके? 7। दूसरी बात करें हम यहाँ से क्लोरीन, तो क्लोरीन होता है आपका 17, तो होता है 2,8,7, ये हो गया आपका 17। इस प्रकार से देखा जाए। नेक्स्ट है आपके पास ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का जो होता है आपका 35।
इसको लिखा जाए तो क्या होगा 2,8,18,7। इस तरीके से ये इसका विन्यास भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से अंतिम कोष में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 7 हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका हैलोजन।